सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली आज है संडे और टाइम टेबल के हिसाब से आज हम करने वाले हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की हमारी पहली सुपर मॉक टेस्ट क्लास। जी हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट क्लास के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस जीके और करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा क्लास अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए, ताकि आपको पता चल सके। जब आप ये टेस्ट लगा लोगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के क्लास में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर के आया हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, देख करके आप खुश हो जाओगे। और जो चैनल पर नए कैंडिडेट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेली क्लासेस आ रही है हर सब्जेक्ट की। चलिए आपका सबसे बड़ा सरप्राइज दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। यह है हमारे महापीडीएफ 3.0 का कवर पेज, हमारी यानी जो है महापीडीएफ 3.0 का ये मेन जो है जो कवर पेज होता है, यही है आपका वो बुक। आप देख सकते हो ये कब आ रहा है, 28 सितंबर को। ठीक है, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा कि सर ये बुक दे दो। ठीक है, ये कब आ रहा है, अभी आया नहीं है, बन के तैयार हो गया है। कब मिलेगा, 28 सितंबर से आपको ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, सारी चीजें मैं वीडियो जब करूंगा 28 सितंबर को सारी चीजें बताऊंगा। आप देख सकते हो किसके लिए, कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी आंतरिक सेक्शन 1 की ये बुक है आपकी। ठीक है, सबके लिए। परीक्षा 2023-24 मतलब जो आपके आने वाले अपकमिंग बैचेज हैं, इसमें एक 2024, 2 2024, एक 2024 तो ये चल ही रहा है, 2 2024 भी आपका उसमें कवर कर देगा। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या है इसमें, बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स हर सब्जेक्ट के हैं, और साथ ही में जो है टॉप लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित ये बुक है आपकी। आप देख सकते हो इसकी प्राइस ₹200 है। ठीक है, आरएस 200 रुपए इसका प्राइस जो अरिहंत के द्वारा रखा गया है। इसमें जो है अरिहंत स्पॉन्सर्ड है, इस पीडीएफ को स्पॉन्सर किया, लेकिन बनाया हमने है। ठीक है, लेकिन पहले 200 कैंडिडेट के लिए, सिर्फ 200 कैंडिडेट के लिए जो है ये मात्र ₹100 में आपको दी जाएगी। कब आएगा, 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर का इंतजार कीजिए। मैंने आज आपको सरप्राइज दिया है, कवर जो है पेज रिवील कर दिया है, आपको दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। अपने सबसे पहले क्वेश्चन जो है अपने क्लास का करते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 100% ये एग्जाम क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। मेल और फीमेल दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो मेल में पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन है। हु इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ये देखना थोड़ा सा ये एरर हो गया है, ह्यूगस हर्बर्ट पियरे या हेनरी क्वार्टिनेन। कौन है भाई साहब, देखो मेल में जो है इस साल भी जो है, एक तो 2021 में भी यही थे, ठीक है, 2023 में भी यही है। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के जो इस साल के विजेता है वो कौन है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, नोवाक जोकोविच। और अगर फीमेल में पूछ लेता है तो फीमेल में क्या कहोगे आप, आर्यना संबालेंका। क्या नाम है, आर्यना संबालेंका। ठीक है, फीमेल में क्या बोलोगे, आर्यना संबालेंका, नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य से विभाजित है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन आपके। ठीक है, जो है भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य से विभाजित है। ये थोड़ा सा ये जो इमेज है आपका जो है आप देख सकते हो कोस्ट गार्ड का, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन हाइड हो गया, लेकिन नीचे देख लेना इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इंडिया एंड श्रीलंका आर डिवाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सा है, जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य है, या पाक जलडमरू मध्य, या 10 डिग्री चैनल, या दक्कन मार्ग। कौन सा है भाई साहब, ये पाल्क स्ट्रेट है। ठीक है, याद रखना भारत और श्रीलंका किस जलडमरू मध्य से विभाजित है, इसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश था। देखो इससे कई सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहले भारत की जो समुद्री मार्ग के द्वारा जो है खोज करने वाला पहला देश कौन था, पुर्तगाल, डच, या फ्रेंच, या ब्रिटेन। वो पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन था वो पुर्तगाली, वास्को डगामा का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, क्या नाम था, वास्को डगामा। ठीक है, अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लीजिए। इन्होंने जो है 1497 से अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, ये पहले ऐसे जो है पुर्तगाली थे, ठीक है, याद रखना, जिन्होंने यूरोप से लेकर के इंडिया तक जो है क्या किया, सेल किया। ठीक है, समुद्री मार्ग से सेल किया। इन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत की 1947 और इनकी यात्रा खत्म हुई 1502। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, 1947 से 1502 तक इन्होंने यात्रा किया। 1947 में इन्होंने जो है अफ्रीका का खोज किया, मतलब खोजा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका आविष्कार किया, आविष्कार अलग चीज हो जाता है, खोजा मतलब अफ्रीका कहीं था। ठीक है, उसको जो है समुद्र के थ्रू इन्होंने जो है अफ्रीका ये पहुंचे, और अफ्रीका को ये एक तरह से मैप पे वो किया कि हाँ ये अफ्रीका है। ठीक है, उसको अफ्रीका नाम दिया गया।
तो 1497 में, ठीक है, 1497 में जो है अफ्रीका को खोजा गया था। और फिर उसके बाद जो है 1498 में, कब, 1498 में जो है भारत आए वास्को ड गामा, ठीक है, भारत आया था वास्को ड गामा। इसने जो है 1498 में भारत की खोज की, ठीक है, समुद्री मार्ग से। और ये भारत पे कितने साल जो है, सॉरी साल मैं कह रहा हूं, ये साल नहीं रहा था, महीने रहा था, ठीक है, ये भारत पे 4 महीने, ठीक है, याद रखना। 1498 में ये आया हुआ था भारत, ठीक है, भारत की खोज की इसने, और 4 महीने इसने जो है भारत पे क्या है, शासन किया। तो अगर विदेशी में बात कर ले तो भारत के ऊपर शासन करने वाले पहले कौन है भाई साहब, पुर्तगाली है, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, निजी तौर पे जो है पहला जो शासक रहा जो है, जिसने शासन किया जो है भारत के ऊपर, उसका नाम याद कर लेना। उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा कब हुआ था, सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, जो पहला पुर्तगाली शासक हुआ मुख्य रूप से, हालांकि इसने भी वास्को डगामा ने भी जो है 4 साल, जो 4 साल कह रहा हूं, 4 महीने जो है क्या किया था, इसने शासन किया था भारत पे। लेकिन जो पहला 1505 से लेकर के 1509 तक, ठीक है, याद रखना, 1505 से लेकर के 1509 तक इसने जो है पहला ये पुर्तगाली वो था, शासक था, जिसने भारत पे राज किया, ठीक है। और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी दी, कब दी थी, 1505 में ही। कब दिया था, 1505 में ब्लू वाटर पॉलिसी आई। अब ब्लू वाटर पॉलिसी का कहना यह था कि, इसका मानना यह था, कौन था ये, सबसे पहले ये जान लो, इसका नाम क्या था। तो इसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसका कहना क्या था कि अगर भारत पे शासन करना है, ठीक है, भारत पे अगर काबू पाना है, तो किला बना करके, जमीन पे किला बना करके हम भारत को काबू में नहीं ले सकते, ठीक है, शासन नहीं कर सकते। क्या है, हमको अपनी जो समुद्री है वो है, ठीक है, ताकतें अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, हमको समुद्री ताकतें बढ़ानी पड़ेगी, हमको एट सी जो है मजबूत होना पड़ेगा, समुद्र पे मजबूत होना पड़ेगा, तब हम आसानी से जो है भारत पे राज कर सकते हैं। यही कहना था ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पॉलिसी आई हुई थी, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, अपने आप को समुद्री इलाके में जो है अपने आप को मजबूत किया, लैंड के मामले में, ठीक है, याद रखना। कब आया था ब्लू वाटर पॉलिसी, एग्जाम में हमेशा पूछता है, 1505 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्योरिटी ऑफ मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, साइंस के 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान मत देना, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि धातु की शुद्धता किससे मापी जाती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और जब मैं ये आर्किमिडीज वाला सिद्धांत पे जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा साइंस के जो है प्रैक्टिस सेट क्लासेस में, तो आर्किमिडीज का मैं सिद्धांत बताऊंगा कि इन्होंने कैसे धातु की शुद्धता मापने के लिए जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। या आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे काम करता है, धातु की शुद्धता कैसे मापी जाती है, वो चीज मैं उस क्लास में बताऊंगा। ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस याद रखना कि धातु की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, कौन से प्रिंसिपल मदद करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एमबी, जीबी, टीबी और केबी। देखो इन चारों में से सबसे छोटा है केबी, ठीक है, केबी देखो एक केबी, ठीक है, 1 केबी कितने जो है बाइट, ठीक है, 1024 बाइट जो है मिला करके 1 केबी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है केबी के बाद आता है एमबी, ठीक है। तो एमबी में 1 एमबी अगर आप देखते हो तो 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, ठीक है। उसके बाद आता है जीबी, ठीक है, याद रखना। तो 1 जीबी में अगर देखते हो तो 1024 जो है एमबी बराबर 1 जीबी होता है। और 1 टीबी, उसके बाद आता है टीबी, ठीक है। तो अब टीबी में क्या होता है भाई साहब, 1 टीबी जो है होता है वो कितने बराबर होता है, 1024 जीबी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा माप कौन सा है भाई साहब, टीबी हो गया ना। कौन सा सबसे बड़ा माप है, टीबी, यानी टेराबाइट बोलते हैं। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट, ठीक है, सबका नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली, नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से एक साइंस का क्वेश्चन आ गया, इसके बाद नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डाला, जरा ध्यान से सुन लेना। देखो आपको भी पता है कि जो गोताखोर जाते हैं, ठीक है, जो आपके डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्र में अंदर नीचे जाते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। लेकिन उन सिलेंडर्स में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, जो उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रॉक्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, नाइट्रॉक्स बोलते हैं। अब नाइट्रॉक्स अगर आप ध्यान से देखो तो पहला नाइट, ये जो नाइट बना है ये नाइट्रोजन से बना है, ठीक है, नाइट्रो लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके ये आपका जो गैस सिलेंडर में जो गैस तैयार की जाती है सांस लेने के लिए गोताखोरों को, अंदर जो है समुद्र के अंदर जो है वो होता है नाइट्रॉक्स, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन की जगह पे
उस गैस सिलेंडर में अन्य किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सब्स्टिट्यूट के तौर पे किस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं? नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन या हीलियम? किसका इस्तेमाल हो सकता है भाई साहब? हीलियम का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। क्यों? ध्यान से सुनना, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे खून में बहुत तेजी से घुलता है, ठीक है, लेकिन हीलियम जो होता है वो नाइट्रोजन के मामले में थोड़ा लेस सल्यूबल होता है, ठीक है, थोड़ा कम घुलता है, इसलिए आसानी से जो है लंबे समय तक हीलियम जो है रह सकता है। हम उससे जो मतलब लंबे समय तक वो जो है चल सकता है, सांस लेने में उससे मदद हो सकती है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का जो है आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन आप हटा देते हो तो हीलियम और जो है ऑक्सीजन मिला करके उस गैस सिलेंडर में भरा जा सकता है, जो गोताखोर लेकर के नीचे पानी सी डाइवर्स जो लेकर के जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की जगह तो आप हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर पूछता है कि गोताखोरों के सिलेंडर जो होते हैं गैस सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रॉक्स होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शाबाश। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो भाई साहब, इनमें से एक आपका योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। ध्यान से सुनना, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। 2015 में इसको बंद कर दिया गया, इसके जगह कुछ और लाया गया जिसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, जरा इसके बारे में कुछ जान लो, नीति आयोग के बारे में कुछ बता देता हूं। देखो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसा प्लानिंग कमीशन नाम का कोई भी जो है शब्द आपके संविधान में है ही नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन आपके जो है संविधान में है ही नहीं, ऐसा कोई कमीशन। ये देखो नीति आयोग है क्या, अब हालांकि हम प्लानिंग कमीशन नहीं बोलेंगे, वो नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग क्या है? एक प्रकार की ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब सरकार का इंस्टीट्यूशन है, जो कि कैबिनेट जो है, जो यूनियन कैबिनेट होता है उसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसको एक नाम इसको और बोलते हैं, ये नॉन जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है। ये जो आयोग है आपका नीति आयोग, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इससे संबंधित जो हमारे संविधान में कुछ भी नहीं दिया गया है। अब इसका मकसद क्या है भाई साहब? इसका मकसद जैसे जितने भी राष्ट्रीय कार्य होते हैं, ठीक है, ये राज्य सरकारों को मिला करके हर पॉसिबल जितने जो भी राष्ट्रीय कार्य होते हैं उसको करने में ये लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। ये नीति आयोग का ये काम होता है, ठीक है। हर प्रकार के विकास से संबंधित किसी भी प्रकार का जो है कोई भी राष्ट्रीय कार्य हो उसको ये लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है नीति आयोग का। तो ये एक प्रकार का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया? यूनियन कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? एग्जाम में आता है तो याद रखना, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। कौन सा है? पहले ये प्लानिंग कमीशन था और फिलहाल क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन दो देशों के बीच सीमांकन की रेखा नहीं है? शानदार क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइन ऑफ डेमोक्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज? भाई साहब ध्यान से सुनना, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, डूरंड पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान। अब एक बचा आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। भाई साहब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है, किसी देश के बीच की सीमांकन रेखा नहीं है। ये एक प्रकार के हमने अर्थ पे जो पृथ्वी है उस पे एक इमेजिनरी लाइन हमने खींच रखी है। ये क्या होता है? ये एक लाइन है बिटवीन जो है कैलेंडर डेट्स, जो हमारे कैलेंडर के जो डेट्स होते हैं, जैसे आज का दिन कौन सा है, जैसे आज जो है आप कह सकते हो 24 सितंबर है, कल 25 सितंबर, तो इनके बीच की एक रेखा है, हमको पता कैसे चलेगा कि दिन बदल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको एक जो है इमेजिनरी लाइन खींची गई जो है कैलेंडर डेट्स के बीच में जो है, ये क्या होता है? इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये किसी दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है, ठीक है। चलो, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? पारा, पोलोनियम, थोरियम या यूरेनियम? कौन सा सही होगा? मरकरी, पोलोनियम, थोरियम या यूरेनियम? देखो प्राकृतिक रूप से नेचुरली ऑकरिंग में जो है यूरेनियम सबसे जो है इस समय इन चारों में से सबसे हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग मेटल है, ठीक है, याद रखना यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख धार्मिक विरासत कौन सा स्थान जो है भारत में नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ सिख रिलीजियस हेरिटेज इज नॉट इन इंडिया? ये एग्जाम में आ चुका है पहले, अभी जस्ट देखो, ये पिछली बार शायद ये एग्जाम में अभी आया हुआ था आपके कोस्ट गार्ड के, ठीक है, ये पिछली बार का क्वेश्चन है। ननकाना साहिब, नंदेड़ो, पोंटा साहिब या केसगढ़ साहिब? देखो इनमें ननकाना साहिब जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये जो धार्मिक विरासत स्थल है, ठीक है, पंजाबियों का, ये सिखों का है जिसमें से वही, ठीक है। तो ये ननकाना साहिब जो है ये कहां पे पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो पोलो के प्रत्येक टीम में जो है प्रत्येक तरफ जो है 4-4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा गया। जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको फटाफट करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है भाई साहब? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। संगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एग्जाम में आ चुका है। दैट इन मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में संगाई फेस्टिवल जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? औषधि या सामाजिक कार्य, साहित्य या सिनेमा? देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भी एग्जाम में आया, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ये भी एग्जाम में आया, लेकिन ये बहुत इजी है, इसको फटाफट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध एग्जाम में आया हुआ है, किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, ठीक है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं, तो ये नारा उसी का था, करो या मरो, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसको एक नाम से और जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ना, इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं, याद रखना भाई साहब, क्योंकि इसकी शुरुआत अगस्त में ही हुई थी, ठीक है। इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं, अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई, तो इसलिए जो है इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही शानदार है, कहां पे? कर्नाटक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जो है डबल फॉल्ट संबंधित है, जो द टर्म डबल फॉल्ट इज रिलेटेड टू विच जो है स्पोर्ट? वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर या कबड्डी? किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। ये किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? अब ये नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पहले ये क्वेश्चन आता था, अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? किसने किया था भाई साहब? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था 1905 में, ठीक है, याद रखना। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उड़ीसा सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? यह भी एग्जाम में आ चुका है, 1896 में यूनान। कहां पे? यूनान, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भाई साहब ये तो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है आपके नेवी और जो है कोस्ट गार्ड के। 1951 में पहला संशोधन हुआ था, ठीक है, पहला अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? एग्जाम में पूछा गया था। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? किसने लिखा है भाई साहब? तो किस प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी? मनमोहन सिंह के द्वारा ये लिखा गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? कहां पे नहीं बहती है भाई साहब यमुना नदी? गुजरात में नहीं बहती है, ठीक है, याद रखना। यमुना नदी गुजरात में नहीं बहती है, बाकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हर जगह बहती है, ठीक है। यमुना नदी तो अभी दिल्ली में भी बहती है ना भाई साहब। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? मकबूल अहमद आजादी, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खान या खान अब्दुल गफ्फार खान? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सरहदी गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, ठीक है, फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी, बहुत सारे नाम थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस दिन को विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई, 1 दिसंबर? जल्दी बताइए फटाफट, कौन सा आंसर सही होगा? अभी जस्ट 2-3 महीने पहले हमने मनाया है ये 5 जून को जो है प्रतिवर्ष, 5 जून को प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यावरण के रूप के दिवस में मनाया जाता है। चलो, नृत्य शैली जो है डोलू कुली था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कोस्ट गार्ड के। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरला या कर्नाटका? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कर्नाटका का, ठीक है, याद रखना, कर्नाटका का ये नृत्य शैली है, ठीक है, डोलू कुली था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो पूछा है, याद रखना, डेंसिटी पूछा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ढक गया है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, इसको सही करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या नहीं पूछा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो पूछा है, डेंसिटी पूछा है। अगर सबसे कम जनसंख्या पूछता तो गोवा लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या नहीं पूछता है मेरे भाई, घनत्व तो पूछा है। तो सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये भी एग्जाम में आया गया है। ठीक है, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो कहाँ का है? केरल का। ठीक है, थेयम कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए मैं ये छोड़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, ये भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014, 8 नवंबर 2016 या 2 अक्टूबर 2015? जो सही आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। इंग्लिश का कल नया प्रैक्टिस सेट आने वाला है, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से कल इंग्लिश का जो है आपका दिन है। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस का दिन है। और याद रखिएगा महापीडीएफ कब आ रहा है? 28 सितंबर को। ठीक है, कब आ रहा है एक बार दिखा देता हूं कवर पेज, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है एक बार फिर से देख लीजिए। महापीडीएफ 3.0 यही कवर पेज है आपकी बुक का। बुक बिल्कुल तैयार हो गई है महापीडीएफ वाली, 28 सितंबर को आएगी। अभी से पॉकेट मनी बचा के रखिए, सिर्फ RS 100 रुपए लगेगा, सिर्फ पहले 200 कैंडिडेट के लिए। अगर जल्दीबाजी करेंगे तभी मिल पाएगा। ठीक है, पहले लेंगे तभी मिल पाएगा, सिर्फ पहले 200 कैंडिडेट के लिए 100 रुपए, उसके बाद जो है 200 रुपए पूरा फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पीडीएफ का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन 1 तो समझ लो क्लियर है आपका। ठीक है, सेक्शन 1 एक बुक और ये आपका सेक्शन 1 क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए रामबड़ बुक होने वाला है। तो पहले एक काम करिए, फटाफट इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय।